नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन न्यूज़ इंडिया और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। आपको पता है कि जीजीपीएस चास में 3 दिवसीय वॉलीबॉल को लेकर के एक बड़ा वर्कशॉप होने जा रहा है और इसी मुद्दे पर और ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर जीजीपीएस के प्रिंसिपल उमाशंकर सिंह साहब मौजूद हैं और वॉलीबॉल जो राज्य वॉलीबॉल संघ है उसके जो सचिव हैं जयदीप सरकार वो मौजूद हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो आप दोनों का स्वागत कार्यक्रम में। शुरुआत मैं आपसे कर रहा हूँ सिंह साहब कि वर्कशॉप 3 दिवसीय है 27 से लेकर के 29 तारीख तक। इन 3 दिनों के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है वॉलीबॉल को लेकर? 3 दिवसीय कार्यशाला में प्रथम दिवस को तो वॉलीबॉल कार्यशाला का विधिवत उद्घाटन होगा। कुछ उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाएंगे, चूँकि झारखंड स्टेट वॉलीबॉल एसोसिएशन के अधिकारीगण रहेंगे और यहाँ के स्थानीय विद्यालयों के प्राचार्य भी उपस्थित रहेंगे। बच्चों का एक इंटरेक्शन, वो कैंडिडेट्स का जो भी पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं प्रतिभागी, उनके साथ एक इंटरेक्शंस भी होगा और पहले दिवस को उनको डूज एंड डोंट्स बताया जाएगा, क्या क्या चीज़ें करनी उनको है, किस तरह से उनको नेक्स्ट डे तो दूसरे दिन जो कार्यशाला होगा मुख्य रूप से जो ऑडियो विजुअल माध्यम से, ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से लेक्चर थिएटर हॉल में उनको 6 रिसोर्स पर्सन अलग अलग विषय पर, अलग अलग मॉड्यूल्स पर इंटरेक्टिव सेशन करेंगे। इंटरेक्टिव सेशंस में जितने प्रतिभागी हैं 50 विद्यालयों के, संस्थाओं के, अलग अलग संस्थाओं के जो उपस्थित प्रतिभागी होंगे उन लोगों के लिए 6 स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स के द्वारा इंटरेक्टिव सेशन कराया जाएगा। इसमें अलग अलग विषयों पर यथा वॉलीबॉल के खेलने के क्या तौर तरीके, तकनीक हैं, बुनियादी क्या ज़रूरतें हैं, कौन कौन सी शर्तें हैं, कौन कौन सी आवश्यक निपुणता है, दक्षताएं हैं, इस पर विशेष चर्चा की जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके साथ साथ वॉलीबॉल ग्राउंड में भी उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, प्रैक्टिकल कैसे करना है प्रैक्टिकली। और उस दिन और कुछ कार्यक्रम है जो प्रतिभागीगण हैं। इंटरेक्टिव सेशन हर 30 मिनट के बाद 5 मिनट का इंटरेक्टिव सेशन होगा, ताकि जो हमारे जो शिक्षक हैं जो बहुत अनुभव सिद्ध हैं वह अपनी बातें, अपने विचार, अपने अनुभव साझा करें हम लोगों के साथ, ताकि एक समेकित रूप से एक जो बेस्ट आइडियाज़ होगा, तो बेस्ट व्यूज़ होगा, उन व्यूज़ को उनको जनरेट करें आखिर हम कितना बेहतर कर सकते हैं। जो कि सिंह साहब इसका मतलब सीधा है कि जो वॉलीबॉल का जो बेसिक्स है वहाँ से आप लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि पूरा वर्कशॉप है वो इसको ऑर्गेनाइज, जो पूरा बेस रहेगा पूरे वर्कशॉप में। सरकार दा आप पुराने खिलाड़ी भी रह चुके हैं वॉलीबॉल के। अगला सवाल मैं आपको ये कर रहा हूँ कि जो अनऑर्गेनाइज्ड टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है या जो फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो फंक्शन के बाद वो सारी चीज़ें डाइल्यूट हो जाती है, कुछ रहता नहीं है। पहली बार आप लोग लेकर के आए हैं कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को जोड़ करके और ऑर्गेनाइज्ड वे में आप इसको इनिशिएट करने जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि फ्यूचर क्या होने जा रहा है इस पर झारखंड में, खास करके आप सचिव भी हैं? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा कि ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इसके साथ एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है टेंजिबल, जो दिखे, है ना। आप कभी इस तरह कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कोई स्कूल है लेकिन उसकी कोई बिल्डिंग ना हो, ठीक है। तो ज़रूरी होता है कि जो भी सेक्टर हम लोग टच करें वो ऑर्गेनाइज्ड हो, जैसे कि यहाँ हो रहा है। सारे स्कूल ऑर्गेनाइज्ड वे में फंक्शन करते हैं, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो, और उनका एक करिकुलम में स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो उनकी अपनी प्ले फील्ड्स होते हैं, उनके अपॉइंटेड टीचर्स होते हैं। तो ये जो रिसोर्स पर्सन एक सिस्टम है, हमें ऐसा लगता है कि ये रिसोर्स पर्सन्स जो हैं, जो कि स्पोर्ट्स के लिए बने हैं इन लार्जर सेंस, ठीक है, उनकी जॉब किसी स्कूल में होगी, उनका एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होनी चाहिए कि हम स्पोर्ट्स को कुछ दें, इनहेंस करें थ्रू स्कूल जिस स्कूल में वो अपॉइंटेड है, ताकि स्कूल का भी नाम हो और खेल का भी नाम हो और सभी को लेकर ये ऑर्गेनाइज सेक्टर आगे बढ़े।
तो ये स्टार्टअप, अभी हम लोग स्टार्टअप मेजर के रूप में ये है कि ये पहला पायदान है कि एक वर्कशॉप, अगर हम लोग वर्कशॉप करेंगे तभी तो हम लोग किसी को कुछ अपना व्यूज़ बता पाएंगे कि क्या है। सरकार तो आप इनिशिएट करने जा रहे हैं स्कूल्स को लेकर के और क्लब्स को लेकर के, आपको लग रहा है कि इस बुके में जो नंबर ऑफ स्कूल्स होंगे या नंबर ऑफ क्लब्स होंगे वो कितने होंगे और कितना कलरफुल होगा ये पूरा वर्कशॉप? मुझे लगता है कि अभी तक जो हमारे पास लिस्ट आई है बढ़ता चला जा रहा है। आपको बताता चलो कि अभी भी, जबकि हम लोग डेडलाइन क्रॉस कर दिए हैं, उसके बावजूद भी रिक्वेस्ट आ रहे हैं और अभी हम लगता है कि अप्रोचिंग 60-60 यूनिट्स। हेड्स की बात करें तो और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अभी तक तो ये सिलसिला चल रहा है जिसमें क्लब्स भी हैं, एकेडमीज भी हैं, इवन कि जो झारखंड का एकमात्र स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राधा गोविंद यूनिवर्सिटी रामगढ़ है वो भी आ रहे हैं ऑफिशियली, और उनके जो HOD हैं वो भी हमारे हैं एज ए फैकल्टी, डॉक्टर हृदयानंद कुमार, वो भी हमारे साथ रहेंगे। हमारे साथ बहुत अच्छे स्पोर्ट्स के नॉलेजेबल पर्सन्स हैं, डॉक्टर SN राय हैं जो कि अपने ज़माने में बहुत ही मशहूर वॉलीबॉल खिलाड़ी भी रहे थे और बोकारो के ही हैं। सबसे मज़े की बात यह है कि मोस्ट ऑफ द वॉलीबॉल आइकॉन्स जो हैं झारखंड के वो कहीं ना कहीं बोकारो से हियर एंड देयर जुड़े हुए हैं, बोकारो से लिंक्ड है। हाँ, लिंक्ड हैं। और भारत को रिप्रेजेंट करने वाला पहला लड़का जो सीनियर और जूनियर इंडिया खेला था वो भी बोकारो का है, GGPS सेक्टर 5 का प्रोडक्ट प्रवीण कुमार। और भी बहुत सारे नेशनल कैंपर्स और नेशनल चैंपियंस लड़के यहाँ से, लगभग करीब 100 बच्चे यहाँ से डायरेक्ट और इनडायरेक्टली अपना नौकरी पा चुके हैं विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन। आप नौकरी का बात कर रहे हैं, सरकार दा फ्यूचर को लेकर के और स्पोर्ट्स को लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन है सोसाइटी के अंदर। हमको लग रहा है कि सिंह साहब बेहतर जवाब आप दे पाएंगे, आप प्रिंसिपल भी हैं, बच्चों के साथ सीधा इंटरेक्ट करते हैं, आप छोटे बच्चों से भी आप शुरुआत करते हैं। स्पोर्ट्स को लेकर के आम धारणा समाज के अंदर ये है कि बच्चे अगर खेलने की तरफ ज़्यादा अगर वो मोटिवेट होते हैं तो उनका सेहत तो ठीक रहता है लेकिन उनका फ्यूचर बड़ा डार्क हो जाता है। तो एज ए प्रिंसिपल ज़रा समझाइए कि इस बार वॉलीबॉल का वर्कशॉप भी होने जा रहा है, तो बच्चों का जो फ्यूचर कैसे सिक्योर्ड हो, और आपको लगता है कि मैं गंभीर चर्चा भी उठाने जा रहा हूँ इसको लेकर के आपके माध्यम से कि स्पोर्ट्स के ज़रिए कैसे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित किया जाए, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या हो और कैसे उनको गाइड किया जाए। स्पोर्ट्स के संदर्भ में कुछ पेरेंट्स में मिसकॉन्सेप्शंस है, नहीं कहते हैं कि खेलेंगे कूदेंगे होंगे खराब, अब पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब। ये अत्यंत पुरानी धारणा है, एक ट्रेडिशनल थॉट है। वस्तुतः जैसा मैंने अभी बताया था कि खेल जहाँ एक तरफ विधा है, विषय है, वहीं खेल दूसरी तरफ एक विधि भी है, पढ़ाने की प्रक्रिया भी है। ऐसा मैंने कहा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और जो CBSE के जो डायरेक्शंस मिले हैं कि फिजिकल हेल्थ एजुकेशंस एक न्यू कॉन्सेप्ट है। फिजिकल हेल्थ एजुकेशंस के माध्यम से हम बच्चों को प्ले वे मेथड से, एक्टिविटी ओरिएंटेड मेथड से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो खेल के माध्यम से खेल में बच्चों को सिखाना तो बहुत बड़ी चीज़ है। कि खेल एक अनुशासन है, खेल एक मूल्य है, जीवन मूल्य है। खेल से स्टेमिना मिलता है, स्ट्रेंथ मिलता है, स्पीड मिलता है, उसका जीवन भी संवरता है, सुधरता है। तो खेल कहता है कि खेल से सबसे पहले फिजिकली फिट होते हैं। फिजिकली फिट रहेंगे तभी हमारे अंदर जो अच्छा गुण होगा सोचने का, अच्छे तन में ही अच्छा विचार आता है। और साथ साथ है कि खेल में अपने आप को स्थापित करने के लिए खेल एक मूल्य है, एक जीवन शैली है। दिस इज़ द वे ऑफ लाइफ। हम हमेशा खेलते हैं, चाहे वो अंतराक्षी खेलें, चाहे वो हम फिजिकल खेल खेलें, चाहे ग्रॉस मोटर स्किल्स हो, फाइन मोटर स्किल्स हो, जिसकी हम बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात करते हैं। उसका पूरा थ्रस्ट एरिया है उसी पर बेस्ड है कि हम खेल के माध्यम से, दैट इज सॉफ्ट मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स के माध्यम से हम बच्चों को प्रशिक्षित करें। क्योंकि साइकोलॉजी भी ये कहता है, न्यूरो साइंस भी ये कहता है कि जब तक बच्चे क्लास 1-2 में जाते हैं, 6 से 7 साल तक बच्चे बहुत रिसीव करते हैं। हमारा जो ब्रेन है, न्यूरो साइंस कहता है 70 से 80% तक हमारा ब्रेन डेवलप हो जाता है। और उसमें होता क्या है कि आपकी जो फिजिकल एनर्जी है, जो स्टेमिना है, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। ब्रेन इसको कहते हैं ब्रेन बॉडी बेस्ड लर्निंग।
ब्रेन बॉडी वेस्ट लर्निंग में जब तक हम खेल को नहीं डालेंगे तब तक हम बच्चे हमारे एनर्जेटिक नहीं महसूस करेंगे। इसीलिए उसका सीधा संबंध, खेल का सीधा संबंध शरीर से है, शरीर का सीधा संबंध मन से है। इसीलिए कहा जाता है कि पहले हम तन से जुड़ें, फिर मन से जुड़ें, फिर जन से जुड़ें, तब हम धन से भी जुड़ जाएंगे। इसलिए पहले हमको आपको तन से जुड़ना है, तन से जुड़ेंगे तो मन से भी जुड़ेंगे, मन से जुड़ेंगे तो जन से जुड़ने का मतलब समाज से भी जुड़ेंगे। सब इंटरलिंक्ड है। इसीलिए इसकी बहुत अनिवार्यता है। यह एक मिसकॉन्सेप्शन है, एक गलत धारणा है, मिस इंटरप्रेट लोग करते हैं। इसीलिए मैं इस मंच के माध्यम से अपने अभिभावकों को, मित्रों को, सहकर्मियों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि खेल को विधा विषय ही नहीं बनाएं, खेल को हमें पढ़ाने का अध्यापन विधि भी बनाया, अध्यापन प्रक्रिया भी बनाए, प्रणाली भी बनाए, एक पद्धति भी का विकास हो, है ना। खेल जिसको कहते हैं क्रीड़ा परक पद्धति, हाँ यह सिस्टम, हाँ प्ले बेस है ना, प्ले बेस है ना, खेल में सीखना है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और मैंने कहा मूल्य की बात है, ये जीवन मूल्य की बात है, अनुशासन की बात है। खेल में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम कोऑर्डिनेट करते हैं, लोगों को समझते हैं, सीखते हैं, टीम बिल्डिंग क्रिएट होता है। इसलिए खेल के साथ ये भी देखना पड़ेगा कि बौद्धिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर कौन कौन से मूल्य को हम स्थापित कर रहे हैं, मूल्य का समर्थन कर रहे हैं। उसमें सामाजिक मूल्य, सोशल इंटेलिजेंस का भी डेवलपमेंट होता है, सोशल यस कोऑर्डिनेशन होगा, कोलैबोरेटिव एटीट्यूड, कोलैबोरेटिव स्किल डेवलप होता है, किस तरह कोलैबोरेट करें। एक सोशल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट होता है, इंटरपर्सनल स्किल्स भी बच्चों में डेवलप होता है। तो बच्चे इन चीज़ों को, स्किल डेवलप करने से बच्चे बहुत सफल होते हैं, समाज में सफल होते हैं, समाज के विकास में, समाज की मुख्य धारा में जुड़ते हैं और दूसरे को जोड़ते भी हैं। ये एक पॉजिटिव, यह बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव है। हम लोग बात कर रहे हैं अब इसको लेकर के कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाए कि जो एक स्पोर्ट्स का कल्चर डेवलप करे। हाँ। लेकिन समस्या यह है, सरकार का अगला सवाल मैं आपसे ले रहा हूँ, वो ये है कि मेडल टैली को लेकर के लोगों का ध्यान हमेशा, चाहे वो स्कूल हो, इंस्टीट्यूशंस हो, इवन हम नेशन की भी बात करते हैं, सरकारों की भी हम बात करते हैं, जब कोई भी अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पे कोई इवेंट होता है तो सबका ध्यान सिर्फ मेडल टैली पे होता है, उस कल्चर पे नहीं होता है कि कैसे वो रोड मैप तैयार हो जिस पे एक ऐसा कल्चर डेवलप हो कि मेडल टैली टारगेट में ना हो, लेकिन एक पूरा व्यवस्था टारगेट पे हो और जो पूरा का पूरा सिस्टम, स्पोर्ट्स सिस्टम जो है वो अपग्रेड करे। सरकार का आपको लगता है कि मेडल टैली से हटके स्पोर्ट्स की दुनिया में, स्पोर्ट्स के लिए देश को अब सोचने की ज़रूरत है? एक बड़ा सवाल है ये। जरूर एक स्पोर्ट्स रिवैम्प की ज़रूरत है, एक बदलाव की ज़रूरत है। 70 साल से ज़्यादा हो गए हमारे आज़ादी के, और जहाँ तक खेलकूद की बात है तो अभी तक अगर आकलन किया जाए और आप टोटल काउंट करें मेडल्स की, तो ये सारी चीज़ें क्रिकेट को हटा के देखा जाए, इसलिए कि बाकी हम लोग क्रिकेटिंग कंट्री हैं, क्रिकेट यहाँ का कल्चर है, लेकिन बाकी सब इवेंट्स में पहले हम हॉकी में थे, विश्व चैंपियन थे, ओलंपिक चैंपियन थे, लेकिन धीरे धीरे अब फिर कुछ आने लगे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर जो भी काम किया जाता है अच्छा है, जो भी चल रही है उसको कभी भी बुरा नहीं किया कहा जा सकता है, उसी का आउटकम है कि आज जो भी मेडल्स आ रहे हैं। सरकार तो आप चाह रहे हैं कि पैरेलल व्यवस्था डेवलप हो जाए? नो पैरेलल, कि क्रिकेट के साथ व्यवस्था, सपोर्टिव व्यवस्था, सपोर्टिव, यस सपोर्टिव, उसको सपोर्ट करें, क्योंकि कोई भी कंट्री बिना सपोर्ट के, जितने भी अलग अलग विंग्स हैं उसके बिना सपोर्ट के, आप देखिए जितने नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, उसके अलावा जितने ऑर्गेनाइज सेक्टर, रेलवे सर्विसेज, हमारा सेल, या जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सरकारी अंडरटेकिंग्स हैं, सो मेनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हाँ। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि सबका कुछ न कुछ एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहती है खेल के प्रति, लेकिन होता क्या है कि हम लोग का ओरिएंटेशन सिर्फ अगर हो जाए कि कॉम्पिटिटिव, तो क्या होगा, ये जो बेंचमार्क जो बोल रहे हैं कि जो मेडल हम लोग जीतते हैं, डेफिनेटली वो जरूरी है कंट्री के लिए, उसमें मान मर्यादा बढ़ता है देश का, लेकिन वो एक पैमाना है, एक पैमाना है। लेकिन क्या आप, कोई भी सोच सकता है ये इतनी बड़ी देश में सिर्फ 7 मेडल ओलंपिक के, क्या लगता है कि हम लोग स्पोर्ट्स में काफ़ी आगे आ गए? ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें आत्मविभोर होने की जरूरत नहीं है। हम लोग को लग के और भी नीरज चोपड़ा आए, और भी मैरी कॉम आए, उनको लेके बाहर आना होगा। यस, उनको ले, देखिए जब खिलाड़ी, क्या हम भी जब खेलते थे, जब हम खेलने लगे, अच्छा खेलने लगे, तब हमको फेडरेशन सिलेक्शन किया, देन हम गए। लेकिन हम जिस रूप से बढ़े हैं
वहाँ को नर्चर करने के लिए एक छोटा सा मन में मेरा बार बार आता है, चूँकि मैं अभी मीडिया के थ्रू से पूछना चाहेंगे, जैसे कि अभी कोई भी चैंपियन बन के आता है तो उसको करोड़ों रुपए दी जाती है। वो जिस सिस्टम से आया है, जिस गांव से आया है, या जिस एकेडमी या जिस सेंटर से आया है, उसको क्या लाभ दिया जा रहा है या उसको भी मिलना चाहिए। जिस गुरुकुल से वो आया है उस गुरुकुल को भी, काहे कि कल होके और भी नीरज चोपड़ाज आए, एक में हम लोग रह जाते हैं, है ना। तो यहाँ थोड़ा सा इससे हटके नज़रिया को बदलाव चाहिए। मैंने एक न्यू रिवैम्पिंग, मैं इसलिए कहा ना कि वी आर सपोर्ट, हम लोग को सपोर्टिव मेजर्स लाना है। हाँ, सरकार को, गैर सरकारी संगठनों को, सारे लोगों, भारतीय ओलंपिक संघ को, क्या कि देखिए खेल का मेन उद्देश्य है कि इंक्लूसिव नेचर। बिल्कुल आप बैर मनस्य होके खेल आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं जा सकता है। समावेशी परिवेश में जाना ही सबका होगा। कुछ न कुछ ओपिनियन। सरकार का चूंकि आप लोग बहुत मसरूफ भी हैं और अब 2 दिन के बाद आपका वर्कशॉप भी है, और मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ, वाइंड अप भी करना है। छोटे बच्चे प्रिंसिपल सर आपके यहाँ आते हैं, लगता है कि जो चाइना का कल्चर है वो क्या भारत अडॉप्ट कर सकता है क्या, कि एक छोटा बच्चा जो क्लास 1 या 2 में आता है उसको वहीं से सेलेक्ट करके उसको एक ऐसे ट्रैक पे डाल दिया जाए कि स्पोर्ट्स के लाइन पे जाए। ये मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि वो जो बच्चा है वो सीधे ओलंपियन बने। वो स्पोर्ट्स कमेंट्री में जा सकता है, वो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में जा सकता है, स्पोर्ट्स टीचर्स के रूप में जा सकता है। उस बच्चे को स्पोर्ट्स के फील्ड में कैरियर बिल्डअप करने के लिए एक पूरा रोड मैप क्या शुरू से ही बनाया जा सकता है क्या? आप प्रिंसिपल हैं, हमको लग रहा है कि बेहतर जवाब दे पाएंगे। ज़रूर, चूँकि हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है वो काफ़ी फॉरवर्ड लुकिंग है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक विजन रखता है। और जैसा भी मैंने कहा, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशंस में जो हमारे जो स्किल्स हैं इसी से जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने कहा ना, शॉर्ट मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स। और जैसे चाइना की जो शिक्षा व्यवस्था है, वहाँ की जो प्रणाली है, जैसे बच्चों को शुरू से ही यह शिक्षा दी जाती है, ये इस प्रकार से ये निर्धारित किया जाता है कि बच्चे किस क्षेत्र में अपना करियर चूज़ कर सकते हैं, अपने पैशन के अनुसार, चॉइस के अनुसार अच्छा कर सकते हैं। उसकी भी बात चल रही है। उस पर हम लोग या पूरा शिक्षा समाज इस पर मंथन करते हैं, विचार करते हैं, और जो भी बोर्ड हैं उस बोर्ड को बताते भी हैं। उनका फ्यूचर अगर सिक्योर्ड अगर हो जाए, अगर जॉब ओरिएंटेड अगर हो जाए, तो हमको लग रहा है कि प्रॉब्लम नहीं है। निश्चित रूप से जब हम लोग प्रोफाइल चेकिंग करते हैं, बच्चों का जो प्रोफाइल हम लोग क्रिएट करते हैं, प्रोफाइल में एक कॉलम दिया जाता है कि आपको किस क्षेत्र में, किस खेल में अभिरुचि है। तो उसके अनुकूल हम लोग ये तय करते हैं जो हॉबी क्लासेज में, कि उसी खेल में उसका नाम दें हम। जो भी हमारे यहाँ वीक में जैसे सीसी एक्टिविटी होता है, को करिकुलर एक्टिविटीज होता है, तो इसका ध्यान रखा जाता है कि बच्चों के अभिरुचि के अनुसार, फर्स्ट अभिरुचि, सेकेंड अभिरुचि, इंटरेस्ट के अनुसार उसको हम दें ताकि उसमें आगे बढ़े। इस पर कोशिश की जा रही है। हमको वाइंड अप भी करना है। और सबसे पहली बात कि सरकार दा आपका और सिंह साहब आपने वक्त निकाला बात करने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। ये आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में 2 मेहमान थे, और अगली बार एक खास मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।